हेलो, नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को। हमारे इस जीएसजी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास के प्रश्न, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए चलते स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो क्लास हमारी चल रही है, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम हो, यहाँ पर देख रहे हैं यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यहाँ पर बैंक, एसएससी, एसएससी, सीजीएल, यूपीएसआई, यूपीपी, ईटीसी, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ पर हम इतिहास के 150 क्वेश्चन लेकर आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये 150 क्वेश्चन लेकर आए हैं, एक ही वीडियो में कवर करेंगे। और जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। आइए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर देख रहे हैं चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, देख रहे हैं लिखा है सभा एवं समिति। दरवाजा बंद कर देना। यहां देख रहे हैं सभा एवं समिति, प्रजापति को दो पुत्रियां किस वेद में कही गई हैं। यहां पर देख रहे हैं दो शब्द मिले। एक, ये प्राचीन भारतीय इतिहास से प्रश्न है, प्राचीन भारत का एंशिएंट हिस्ट्री से ये क्वेश्चन पूछा गया है। सभा और समिति, सभा एवं समिति, प्रजापति की दो पुत्रियां किस वेद में कही गई हैं, किस वेद में कही गई हैं। देखिए, वेद जो है हमारे चार प्रकार के हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चार प्रकार के चार वेद हैं, जिनमें से यहां पर प्रश्न है आपका, सभा और समिति, प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, यह बात किस वेद में कही गई है। तो ये कहा गया है अथर्ववेद में। किस वेद में कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। और ये अथर्ववेद जो है, तो अथर्ववेद जो है सबसे नवीनतम वेद है, सबसे नया वेद है आपका अथर्ववेद। और इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना इत्यादि का वर्णन देखने को मिलता है। आइए चलते हैं, अगला दूसरा प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ये आधुनिक भारत का प्रश्न है। आधुनिक इतिहास से लिया गया है। यहां पर देख रहे हैं लॉर्ड माउंटबेटन। यहां पर देख रहे हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो यहां पर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे, लॉर्ड माउंटबेटन। अब यहां पर देखिए, तीन प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तीन प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला आपका प्रश्न आता है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो यहां पर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। यहां पर देख रहे हैं प्रश्न आता है आपका, यहां पर प्रश्न आता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो यहां पर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। और इसके बाद पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। भारत का प्रथम वायसराय यहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो यहां पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग यहां पर जो थे वो भारत के प्रथम वायसराय थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये 1828 के समय इनका शासनकाल चल रहा था भारत में, जिस समय 1828 में ही राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो राजा राम मोहन राय के शासनकाल में ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे और ये भारत के प्रथम वायसराय माने जाते हैं। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। और यहां पर प्रश्न आया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत, जब भारत हमारा स्वतंत्र हो गया था, अर्थात 1947 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। और भारत की आजादी के पश्चात जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ये लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, अंग्रेज गवर्नर जनरल थे। इसके बाद यहां पर सी राजगोपालाचारी को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था भारत की आजादी के पश्चात।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक। अशोक किस वंश से संबंधित हैं? अशोक किस वंश से संबंधित हैं? तो यहां पर देखते हैं अशोक किस वंश से संबंधित हैं, तो अशोक मौर्य वंश से संबंधित हैं। अशोक किस वंश से संबंधित हैं? तो ये अशोक मौर्य वंश से संबंधित हैं। और मौर्य वंश के बारे में अगर देखा जाए तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंबिसार। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार। बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र कौन थे? बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। तो यहां पर देख रहे हैं मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? तो मौर्य वंश की स्थापना हुई थी 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कब की थी? 322 ईसा पूर्व में। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। तो यहां पर देख रहे हैं क्वेश्चन है आपका अशोक किस वंश से संबंधित थे? तो अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे और अशोक ने ही बौद्ध धर्म अपनाया था। अपने यहां पर जो कलिंग का युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध हुआ था कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, जो कि कलिंग जो कि वर्तमान में उड़ीसा में, कलिंग वर्तमान में उड़ीसा में है। कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में है, वर्तमान में उड़ीसा में है। और कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। किसके द्वारा? तो ये अशोक के द्वारा। अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहां पर देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? यहां पर देख रहे हैं रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? तो यहां पर देख रहे हैं मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो देखिए प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम समय में उसने जैन धर्म अपना लिया था। तो देखते हैं जैन धर्म किसने अपनाया था? तो यहां पर अभी बात हुई थी अशोक के बारे में। तो अशोक के कह सकते हैं अशोक के दादाजी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो यहां पर देख रहे हैं आंसर होगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अभी हमने यहां पर बताया है। मौर्य वंश के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि 322 ईसा पूर्व में, और इनके पुत्र थे बिंदुसार और इनके पुत्र हैं इसके बाद अशोक। तो अशोक के जो दादाजी थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य थे उस समय बौद्ध धर्म नहीं था, क्योंकि महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर रखा था। इस कारण से इन्होंने अंतिम समय में इन्होंने क्या किया था कि जैन धर्म अपना लिया था। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन है? महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर हैं। और 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। और प्रथम जो तीर्थकर थे तो वो ऋषभदेव थे। ऋषभदेव प्रथम थे और पार्श्वनाथ जो थे 23वें थे और 24वें तीर्थकर जो थे महावीर स्वामी हैं। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर आंसर होगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, तो अपने अंतिम समय में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। और जो इनके जो मतलब पुत्र के पुत्र थे, इनके जो बिंदुसार के पुत्र अशोक जो थे, तो ये इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। बाद में बौद्ध धर्म आ गया था इनके समय में। अशोक के समय में बौद्ध धर्म अर्थात भगवान जो गौतम बुद्ध थे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो इस कारण से इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पर देख रहे हैं 6वां क्वेश्चन है आपका तात्या टोपे। यहां पर देख रहे हैं तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? जो तात्या टोपे हैं, इनका तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। और ये तात्या टोपे जो थे मैसूर का जो युद्ध हुआ था, मैसूर कर्नाटक,
कर्नाटक में पड़ता है मैसूर। तो ये मैसूर कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था उससे संबंधित है। तात्या टोपे के पिता का नाम क्या था? तो तात्या टोपे के पिता का नाम था हैदर अली। हैदर अली के पुत्र कौन थे? तात्या टोपे थे। और ये मैसूर के प्रथम तृतीय युद्ध में शामिल थे। इनके पिता ने युद्ध किया था। इसके बाद अपने पिता के मृत्यु के पश्चात उनकी कमान तात्या टोपे ने संभाली। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्याय कौन बना था? तो यहां पर देख रहे हैं, महावीर की मृत्यु के बाद, अर्थात जब महावीर का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी, ये महावीर स्वामी कौन थे? ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। इनका जन्म हुआ था 483। इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। कहीं कहीं 540 माना जाता है, तो इनका थोड़ा सा अपवाद में मिलता है 540 ईसा पूर्व में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 483 ईसा पूर्व मानी जाती है। जन्म हुआ था इनका 540 ईसा पूर्व में, और जो मृत्यु मानी जाती है तो ये माना जाता है 483 ईसा पूर्व में। और यहाँ पर देख रहे हैं कि अर्थात यहाँ पर महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात, यहाँ पर कहा गया महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जो जैन संघ अर्थात जैन धर्म का जो आगे का इसके प्रणेता अर्थात इसका प्रचार प्रसार करने की कमान किसने संभाली थी? तो इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो बने थे सुधर्मन। कौन बने थे? सुधर्मन बने थे। जैन धर्म के महावीर स्वामी के पश्चात आगे की कमान किसने संभाली थी जैन धर्म की? तो ये सुधर्मन ने संभाली थी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे पूर्वकालिक या पुराना ग्रंथ कौन सा है? यहां पर देख रहे हैं सबसे पूर्वकालिक या पुराना ग्रंथ कौन सा है? तो 14 पर्व। ये 14 पर्व जो है ये सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, सोलंकी वंश। यहां पर देख रहे हैं सोलंकी वंश जो कि गुजरात का चालुक्य वंश, सोलंकी वंश को ही चालुक्य वंश के नाम से जाना जाता है, जो कि गुजरात में फैला हुआ था। इस वंश का संस्थापक कौन था? अर्थात सोलंकी वंश या चालुक्य वंश का संस्थापक कौन किसे माना जाता है? तो इसे माना जाता है मूलराज प्रथम को। किसे माना जाता है? मूलराज प्रथम को। मूलराज प्रथम को माना जाता है सोलंकी वंश या फिर चालुक्य वंश का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का जो संघर्ष हुआ था किस यूनानी शासक से हुआ था? अर्थात जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य थे भारत देश में एक राजा के रूप में विद्यमान थे यहाँ पर, तो उस समय एक यूनानी शासक आया था। कौन आया था? आइए चलते हैं इसका विश्लेषण करते हैं। यहाँ पर देखिए सेल्यूकस निकेटर से इनका संघर्ष हुआ था। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश की स्थापना की थी, तो चंद्रगुप्त ने सबसे पहले मगध वंश में जो कि नंद वंश का अंतिम शासक जो था घनानंद, नंद वंश का अंतिम शासक जो था घनानंद, इसे हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? घनानंद को हराने के पश्चात इन्होंने मौर्य वंश की नींव डाली थी। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराने के पश्चात ही मौर्य वंश की नींव डाली थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी, उस समय आचार्य चाणक्य जो तक्षशिला विश्वविद्यालय के जो आचार्य थे वो आचार्य चाणक्य थे, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है और उन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो उस समय वहां से आक्रमणकारी जो कि कौन आया था भारत देश में? सेल्यूकस निकेटर। यहाँ पर देख रहे हैं, जिससे सेल्यूकस निकेटर को यहाँ सेंड्रोकॉट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आया था सिकंदर, भारत में आया था सिकंदर।
सिकंदर आया था भारत में और सिकंदर प्लस वर्सेस पोरस। पोरस, सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था भारत में। सिकंदर और पोरस का, क्योंकि ये सिकंदर जो आया था कहां से आया था? यूनान, यूनान देश से आया था सिकंदर भारत में। और सिकंदर का और पोरस के बीच में युद्ध हुआ, महायुद्ध हुआ, जिसमें कि सिकंदर ने पोरस को हरा दिया और इसके पश्चात इससे मित्रता की और मित्रता करने के पश्चात वापस यूनान चला गया। इसका उद्देश्य था भारत को जीतना, अर्थात इसका उद्देश्य था पूरे विश्व को जीतना। सिकंदर का उद्देश्य था संपूर्ण विश्व को जीतना, विश्व विजेता बनना चाहता था। तो ये भारत में इसका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, बल्कि यहाँ के राजा को हराकर यहाँ पर विजय प्राप्त करना था। और इसने यहाँ का जो राजा था पोरस था, पोरस को हराने के पश्चात हराने के पश्चात इसने इससे मित्रता की और मित्रता करने के पश्चात सीधा यूनान चला गया। और यूनान जाने के पश्चात अपना इनका जो राजदूत था वो था, सिकंदर का राजदूत था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस जो था ये सिकंदर का ही राजदूत था। इसने अपने राजदूत को छोड़ दिया और इसके पश्चात जब चंद्रगुप्त मौर्य था तो चंद्रगुप्त मौर्य का और सेल्यूकस निकेटर का युद्ध होने वाला ही था। फिर इसके पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य की दी हुई शिक्षा का पालन किया और सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री जो थी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से इन्होंने विवाह किया और विवाह करने के पश्चात सेल्यूकस निकेटर से मित्रता कर ली। और इसके बाद इन्होंने क्या किया कि घनानंद बाकी का भारत में, मतलब राजा तो ये बनी चुके थे क्योंकि घनानंद को इन्होंने हराया था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो यहां पर देख रहे हैं अशोक के शिलालेख, अर्थात यहां पर अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति कौन था, प्रथम अंग्रेज कौन था? तो वो कौन था? यहां पर देख रहे हैं जेम्स प्रिंसेप। कौन था? जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। और ज्यादातर अशोक के शिलालेख अगर देखा जाए तो रूमेनदेही जो अभिलेख है तो उससे प्रमाण अशोक के शासनकाल की जानकारियां मिलती हैं। और बाकी 13वां अशोक का जो 13वां शिलालेख है उस शिलालेख से बहुत सारे प्रमाण या बौद्ध धर्म के बहुत सारे प्रमाण देखने को मिलते हैं और अशोक के शासनकाल की संपूर्ण जानकारी मिलती है इसमें 13वें शिलालेख में। तो अशोक का जो शिलालेख थे तो सबसे पहले अंग्रेज अधिकारी अंग्रेज ने जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में भी अशोक के कुछ शिलालेख मिले हैं जो कहां पर स्थित हैं? कालसी में। कहां स्थित हैं? कालसी में। कालसी में स्थित है उत्तराखंड में अशोक के शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व, यहां पर देख रहे हैं जैन ग्रंथ ये है परिशिष्ट पर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किस धर्म को अपनाने का उल्लेख मिलता है? यहां पर देख रहे हैं जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की जानकारी मिलती है। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की जानकारी काफी कुछ जैन ग्रंथ में मिलती है और अशोक के शासन काल की जानकारी बौद्ध ग्रंथ में मिलती है, तो यहाँ पर एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है परिशिष्ट पर्व। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किस धर्म को अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पर उल्लेख मिलता है जैन धर्म का, कि अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यों का राजकोषीय वर्ष का आरंभ कब होता था? अर्थात राजकोषीय वर्ष क्या है? यहां पर देख रहे हैं राजकोष। तो यहां पर देखते हैं राजकोष जो था ये एक प्रकार से राजकोषीय मुद्रा चलती थी, राजकोषीय मुद्रा, जिस प्रकार से वर्तमान में बजट वगैरह पेश किया जाता है भारतीय वित्त मंत्री के द्वारा, इसी प्रकार से। और जो राजकोष होता है, सरकार का जो खाता है वो एक प्रकार से राजकोष है जिसके माध्यम से बजट पेश किया जाता है सभी पूरे देश के लिए। वैसे ही यहाँ पर भी मौर्य वंश, जिस समय मौर्य वंश चल रहा था तो मौर्य वंश में ही राजकोषीय वर्ष चला करता था कि एक वर्ष के लिए राजकोष से जैसे बजट पेश किया जाता है वैसे ही
पहले भी ये प्रक्रिया चलते थे। तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर किस महीने को बताया गया है कि वर्ष का आरंभ कब होता था। तो यहाँ पर देख रहे हैं उस समय वर्ष का आरंभ होता था आषाढ़ से, जो कि जुलाई महीने में स्टार्ट होता है। आषाढ़ का महीना प्रथम महीना माना जाता था मौर्य वंश में। वर्तमान में देखा जाए तो भारत में जो अगर भारतीय पंचांग के अनुसार देखा जाए तो चैत्र का पहला महीना, जो चैत्र महीना आता है, चैत्र मास आता है, वो भारत का प्रथम मास आता है, प्रथम महीना आता है। और वैसे अंग्रेजी आधार पर देखा जाए तो जनवरी जो है, जनवरी ये पहला महीना है, जनवरी जो है पहला महीना है। और भारतीय पंचांग के अनुसार देखा जाए तो चैत्र जो होता है ये पहला महीना होता है। और राजकोषीय उस समय मौर्यों के शासनकाल में पहला महीना माना जाता था आषाढ़ अर्थात जुलाई के समय में। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। मौर्य वंश का शासक था अशोक, और अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था? एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था? तो एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था? सेंड्रोकॉट्स। इसी को सेंड्रोकॉट्स नाम दिया गया था। सेंड्रोकॉट्स चंद्रगुप्त को किसने कहा था? तो एरियन ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकॉट्स नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। और ये खिलजी वंश कौन सा वंश है? यहाँ पर देखते हैं, ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश शामिल थे? तो यहाँ पर देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में 5 वंश शामिल थे, जिसमें कि प्रथम वंश जो पहला था गुलाम वंश। गुलाम वंश, इसके बाद दूसरा वंश कौन था? तुगलक वंश। दूसरा वंश था खिलजी वंश। दूसरा वंश कौन था? दूसरा वंश था यही खिलजी वंश था, जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी स्थापना की थी, खिलजी वंश। और तीसरा वंश कौन सा था? तीसरा वंश था तुगलक वंश। तुगलक वंश। और इसके पश्चात सैयद वंश, सैयद वंश। इसके पश्चात लोधी वंश था। तो इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत, तो यहाँ पर देख रहे हैं खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। और जिसमें कि यहाँ पर देखने को मिला है ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, सैयद वंश। इसके बाद अंतिम शासक जो थे लोधी वंश। लोधी वंश का अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में हराया। इसके पश्चात मुगल वंश की नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसाइल का जनक किसे कहा जाता है? अर्थात यहाँ पर क्वेश्चन है मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो मिसाइल मैन कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। यहाँ पर मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, मुगल काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? मुगल काल में जो मंत्रिपरिषद हुआ करती थी, जैसे कि वर्तमान में देखा जाए एक केंद्र की मंत्रिपरिषद है, केंद्र की मंत्रिपरिषद होती है, और एक राज्य की मंत्रिपरिषद होती है। एक राज्य की मंत्रिपरिषद होती है। केंद्र की मंत्रिपरिषद जो होती है वो केंद्र अर्थात जैसे कि भारत है तो भारत में दिल्ली, ये संसद वगैरह के बारे में। और यहाँ पर जो राज्य है तो राज्य की होती है अलग से, जो कि एक राज्य का जैसे विधानसभा होती है तो विधानसभा में ही यहाँ पर विधानसभा में ही मंत्रिपरिषद होती है, और यहाँ संसद की मंत्रिपरिषद अलग होती है। तो यहाँ पर देखा गया है कि उस समय मुगल काल की बात आ रही है। अगर मुगल काल के संस्थापक की बात की जाए तो यहाँ पर बाबर जो थे,
बाबर थे मुगल सल्तनत के संस्थापक। कब नींव रखी थी? 1526 में। मुगल सल्तनत की नींव 1526 में बाबर ने रखी थी। पानीपत के युद्ध में लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को हराने के पश्चात। तो इन्हें देखते हैं मुगल काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था विराजत। क्या कहा जाता था? विराजत कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 20वां क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो देख रहे हैं सिंध प्रांत, सिंध पाकिस्तान में स्थित है। सिंध प्रांत, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है मोहनजोदड़ो। अब देखते हैं यहाँ पर मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मृतकों का टीला, मृतकों, यहाँ पर मृतकों का टीला, मृतकों का टीला इस नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई थी? किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है की थी, किसने की थी? यहाँ पर 1922 में की थी। किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने। राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी ने 1922 में और सिंधु हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की थी 1921 में दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी 1922 में। किसने करवाई थी? राखाल दास बनर्जी ने। तो मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर मृतकों की टीला के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। एक क्वेश्चन के कई क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन भी तैयार हो जाते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो अभी हमने आपको बताया ही है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने कब की थी? तो 322 ईसा पूर्व में की थी। कब की थी? 322 ईसा पूर्व में की थी। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो कि मेगास्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को कितने भागों में बांटा गया है, बांटा था? देखिए यहाँ पर मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को अपनी पुस्तक में, अब यहाँ पर मेगास्थनीज के बारे में देख रहे हैं, मेगास्थनीज के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज जो था, अभी देखा था चंद्रगुप्त मौर्य की जिससे युद्ध हुआ था सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर का ये जो था राजदरबारी कवि था। मेगास्थनीज कौन था? राजदरबारी कवि था। ये इसने एक पुस्तक लिखी थी मेगास्थनीज ने, इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। और इसमें इंडिका में क्या लिखा गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की जानकारी मिलती है इंडिका नामक पुस्तक से। और इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो मेगास्थनीज ने लिखी थी। मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था? तो मेगास्थनीज यूनान का रहने वाला था। यूनान, ये एक प्रकार से यूनानी कवि था। और मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज एक कवि था अर्थात राजदूत था। ये कवि था। किसके शासनकाल में आया था? किसके साथ आया था भारत में? तो ये सेल्यूकस निकेटर के साथ आया था। इसी का राजदरबारी कवि था। और इसने पुस्तक लिखी थी मेगास्थनीज ने पुस्तक लिखी थी इंडिका। और इंडिका में जो लिखा गया वो क्या लिखा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की जानकारी। और भी एक जानकारी यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कि आचार्य चाणक्य, अर्थात यहाँ पर चाणक्य ने भी, आचार्य चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी चाणक्य ने, अर्थात अर्थशास्त्र। और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का विवरण यहाँ पर, ये राजनीतिक पुस्तक है। कैसी पुस्तक है? राजनीतिक। ये एक प्रकार से राजनीतिक पुस्तक है जो कि चंद्रगुप्त
मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की शासनकाल की जानकारी इस पुस्तक में भी मिलती है, क्योंकि जो आचार्य चाणक्य थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के एक प्रकार से गुरु भी थे और उनके राजदरबारी एक प्रकार से प्रधानमंत्री भी इनको चुना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहां पर देख रहे हैं इसका उत्तर क्या होगा। मेगास्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को कितने भागों में बांटा था, कितने भागों में बांटा था इन्होंने, तो इन्होंने 5 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था, 5 भागों में बांटा था मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में। अब यहाँ पर अपनी इनकी पुस्तक कौन सी थी, इंडिका नामक पुस्तक थी। इंडिका नामक पुस्तक में भारतीय समाज को 5 भागों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ होता है। ये देखिए जियोग्राफी से क्वेश्चन लिया गया है। विश्व में सर, ये विश्व के भूगोल का क्वेश्चन है। यहाँ पर विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ होता है, तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर होता है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व के में बॉक्साइट जो है, तो बॉक्साइट का उत्पादन सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए पानीपत के तीसरे युद्ध में किसकी हार हुई थी, तो यहाँ पर देख रहे हैं पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। देख लेते हैं पानीपत का युद्ध, तो यहाँ पर पानीपत का प्रथम युद्ध अगर देखा जाए तो प्रथम युद्ध कब हुआ था, प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। किसके किसके बीच, तो इब्राहिम लोदी और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और जो द्वितीय युद्ध हुआ था तो 1556 में हुआ था। द्वितीय युद्ध हुआ था किसके किसके 1556 में। द्वितीय युद्ध कब हुआ, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ। और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जो तृतीय युद्ध हुआ कब हुआ, तो ये 1761 में हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ ये 1761 में हुआ। और यहाँ पर पूछा गया पानीपत के तीसरे युद्ध में किसकी हार हुई, तो यहाँ पर देख रहे हैं किसके किसके बीच हुआ था, तो अब अहमद शाह अब्दाली कहाँ का शासक था, ये अफगानी था। अफगानी, ये कहाँ से आया था, अफगानिस्तान से आया था, अफगानी था। और इसका और प्लस किसके बीच, मराठों के बीच, मराठों के बीच शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज ये थे, तो इनका युद्ध मराठों के बीच। तो यहाँ अहमद शाह अब्दाली और प्लस मराठों के बीच युद्ध हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1761 में हुआ था। तो इसमें पूछा गया है कि किसकी हार हुई थी, तो यहाँ पर देख रहे हैं मराठों की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। अहमद शाह अब्दाली की जीत और मराठों की हार हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला है 25 क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध अर्थात महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में बात कही गई है। महात्मा बुद्ध का जन्म निर्वाण और ज्ञान प्राप्ति की स्थिति को हुआ। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक ही यहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म यहाँ पर कहा गया है, जन्म कब हुआ और निर्वाण की प्राप्ति कब हुई और ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था वैशाख पूर्णिमा को। वैशाख पूर्णिमा वाले दिन ही इनका जन्म भी हुआ था। और इन्हें निर्वाण की प्राप्ति अर्थात निर्वाण की प्राप्ति कहा जाता है जिस दिन इनका देहांत हुआ था, अर्थात जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी, तो इनकी मृत्यु को ही निर्वाण कहा जाता है। तो वैशाख पूर्णिमा को ही इनका निर्वाण भी हुआ था, अर्थात ये निर्वाण को प्राप्त हुए थे। और इसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी किस दिन हुई थी, तो वैशाख पूर्णिमा को ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये जिस गृह त्याग इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग दिया था, अर्थात घर से बाहर चले गए थे, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर से बाहर निकले थे। तो इसे क्या कहा जाता है, तो उसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, उसे कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। और निर्वाण कहा जाता है इनकी मृत्यु को। और ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी, तो ज्ञान की प्राप्ति को कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ज्ञान को कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है।
गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और निर्वाण कहा जाता है इनकी मृत्यु को, इनकी मृत्यु को कहा जाता है, इनकी मृत्यु को कहा जाता है निर्वाण, इनकी मृत्यु को कहा जाता है निर्वाण। और जिस समय इन्होंने ग्रह त्यागा था, ग्रह त्याग को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो देख रहे हैं यहाँ पर वैशाख पूर्णिमा वाले दिन ही इनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी, और इनका जन्म भी हुआ था, और इनकी मृत्यु भी हुई थी, एक निश्चित दिन ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर है, मौर्य काल में सड़क निर्माण अधिकारी को क्या कहा जाता था? यहाँ पर देख रहे हैं मौर्य काल में सड़क निर्माण अधिकारी को क्या कहा जाता था? कमेंट में बताइए इसका उत्तर क्या होगा। कमेंट में बताइए कि मौर्य काल में सड़क निर्माण अधिकारी को क्या कहा जाता था। इसका उत्तर बताइए, कमेंट में लिखें इसका उत्तर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर आखिर आ ही गया। यहाँ पर देख रहे हैं मौर्य काल में सड़क निर्माण अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो एग्रोनोमाई, क्या कहा जाता था? एग्रोनोमाई कहा जाता था, एग्रोनोमाई कहा जाता था। मौर्य काल में सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था एग्रोनोमाई। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कुत्ते तथा मनुष्य के एक साथ कंकाल किस ऐतिहासिक स्थान से प्राप्त हुए हैं? देखते हैं यहाँ पर ऐसा कौन सा स्थान है, ऐतिहासिक स्थान है, जहां पर खुदाई करने से कुछ कंकाल तंत्र निकले हैं, जिसमें कि मनुष्य तथा कुत्ते, मनुष्य प्लस कुत्ते, मनुष्य तथा कुत्ता एक साथ दोनों के कंकाल तंत्र देखने को मिले हैं। तो कहां से मिले हैं? बुर्ज होम से देखने को मिले हैं। बुर्ज होम की खुदाई से, बुर्ज होम से ही मनुष्य तथा कुत्ते के कंकाल प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए, देख रहे हैं यहाँ पर एक ग्रंथ है जहां पर शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। तो किस में? तो यहाँ पर देख रहे हैं अर्थशास्त्र ग्रंथ में ही शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी आचार्य चाणक्य ने। आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें शूद्रों का भी वर्णन किया गया। शूद्रों के लिए यहाँ पर आर्य शब्द दिया गया है। और आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ये आधुनिक भारत के इतिहास से क्वेश्चन लिया गया है, बाकी ये ज्यादातर आपके प्राचीन भारत के इतिहास से क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन है, मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए भील एक प्रकार से, भील क्या है? भील जनजाति है। ये भील क्या है? जनजाति, ये जनजाति है। भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोतीलाल तेजावत ने किया था। मोतीलाल तेजावत ने किया था। भील जनजाति, अब जनजाति किसे कहते हैं? जनजाति जो जिस वर्ग के लोग ज्यादा पिछड़े होते हैं, जो बहुत नीचे अर्थात आते हैं, जिसको एसटी वगैरह के श्रेणी में भी रखा गया है, तो ये भील जनजाति। अब भील जनजाति का नेतृत्व अर्थात किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने किया था। अब भील आंदोलन चलाया गया था। तो ये आपका 30वां क्वेश्चन था। यहाँ पर जो सीरीज हमारी चल रही है क्वेश्चन आंसर की, तो 150 क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं
बट यहाँ पर हमने आपको 30 क्वेश्चन यहाँ पर 30 क्वेश्चन भले ही हुए हैं, लेकिन 30 में हमने आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन से ऊपर करा दिए हैं। जितने भी क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में हमने इस तरह से इसका विश्लेषण किया है कि हर एक क्वेश्चन के 2-2, 3-3 उत्तर हमने बताए हैं। तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन में हमने आपको 100 क्वेश्चन तक कवर किए हैं। आगे के क्वेश्चन जो हैं आगे हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाकी हमारी जो चैनल है स्टडी वेल 77, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकें। और बाकी कमेंट में लिखें कि हमारी जो ये टेस्ट सीरीज या हमारी जो क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं हिस्ट्री के, तो ये कैसे लगे आपको, किस तरह से कैसे लगे। और ये सभी प्रतियोगी की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो चल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बस यहीं तक, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।